बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी जिलेदार 2020 का पेपर आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज इन। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क में है। इसी तरह से अगर ये सवाल पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो भी इसी में ही है, न्यूयॉर्क में ही है हेडक्वार्टर। और इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ की फाउंडेशंस बुनियाद कब रखी जाती है, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 1946 को यूनिसेफ की बुनियाद रखी जाती है। और यही सवाल यूनाइटेड नेशंस के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कब एस्टेब्लिश की जाती है, उसके चार्टर कब पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो है 26 जून 1945 को इसका चार्टर पेश किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन का जो बाकायदा क़याम अमल में लाया जाता है वो 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसका बाकायदा क़याम अमल में लाया जाता है। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये भी सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, तो याद रखिएगा 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था? यह सवाल मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। और इसी तरह से यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो कितनी हैं, तो वो याद रखिएगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, याद रखिएगा जी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो टोटल कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये सवाल भी पूछा जाता है, तो वो 6 हैं। और उसके लिए अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए मैं उनको एक एक्रोनिम बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको याद करने के हवाले से वो जो एक्रोनिम है दैट इज बेसिकली द फेसर्स, याद रखिएगा FACERS। सो F stands for the French, F stands for French, and A stands for the Arabic, and same is the case. C for Chinese, C for Chinese, and E stands for English, and same is the case. R stands for the Russian, and S stands for the Spanish. तो टोटल जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और उन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को याद करने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपने ये एक्रोनिम फेसर्स याद रखना है। और वो फेसर जो है बेसिकली F stands for French, A stands for Arabic, and C stands for Chinese, E for English, R for Russian, and same is the case, S stand for the Spanish। तो ओवरऑल ये 6 जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस की गई हैं। अगर टोटल मेंबर स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से वो सवाल पूछा जाए तो वो 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। जो टोटल कंट्रीज हैं इसके मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखिएगा जी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो है 193। और 2 जो हैं ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा जी। तो टोटल जो है ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स की तादाद कितनी है, वो 2 हैं, जिसमें एक ऑब्जर्वर स्टेट वेटिकन सिटी है और दूसरा पैलेस्टीन जिसको हम फ़लस्तीन भी कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये वो तमाम सवालात हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर इंटरव्यू के हवाले से भी। इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी के हवाले से जो सवाल पूछा जाता है अक्सर औक़ात वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो ह्यूमिडिटी को जो है वो मालूम करने के लिए, ह्यूमिडिटी को जानने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा वो है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। और इसके बरक्स जो हाइड्रोमीटर है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर, लफ्ज हाइड्रो बेसिकली साइंटिफिक टर्म में इट मीन्स द वाटर,
बट हाइड्रोमीटर क्या है, ये डेंसिटी इन लिक्विड्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और सेम इज द केस, ये भी सवाल पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से कि लैक्टोमीटर क्या है, बेसिकली वो प्योरिटी ऑफ मिल्क को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सो लैक्टोमीटर दैट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, याद रखिएगा जी, प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि जो मिल्क है उसकी प्योरिटी को जानने के लिए, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए लफ्ज लैक्टो जो है अपने याद रखना है, इट इज रेलेवेंट टू द मिल्क। तो लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पोटोमीटर क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये एक ना एक नंबर लाजमी पूछता है इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कमीशन के इम्तिहानात में कि पोटोमीटर बेसिकली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, तो रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन रेट को चेक करने के लिए, रेस्पिरेशन रेट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल, ये भी याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स उसको चेक करने के लिए पोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और रेस्पिरेशन कौन सा फिनोमेना होता है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की जाती है, याद रखिएगा। इसी तरह से एमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एमीटर इंटेंसिटी ऑफ करंट को मालूम करने के लिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ करंट, करंट की जो इंटेंसिटी है, करंट की जो शिद्दत है, उसको मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा एमीटर। जबकि गैल्वानोमीटर जो है रिस्पेक्टेड वो याद रखिएगा जस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, तो प्रेजेंस ऑफ करंट को मालूम करने के लिए गैल्वानोमीटर, बट इंटेंसिटी ऑफ करंट को मालूम करने के लिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से कमीशन के इम्तिहानात में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास अनीमोमीटर क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए इस्तेमाल होता है। अनीमोमीटर ये रिस्पेक्टेड स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए इस्तेमाल होता है जी, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की वेलोसिटी को मालूम करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो अनीमोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए, याद रखिएगा जी। सो बैरोमीटर क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, वो बैरोमीटर कहलाता है। और सिज्मोग्राफ क्या होता है, बेसिकली जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को देखने के लिए जो ग्राफ, जो पैरामीटर इस्तेमाल होता है उसको नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज सिज्मोग्राफ, दैट इज सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ क्या है, ये अर्थक्वेक शिद्दत, जो उसकी अर्थक्वेक इंटेंसिटी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक इंटेंसिटी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और फिर जो रेनफॉल है, बारिश की शिद्दत है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, रेन गैज इस्तेमाल किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी के लिए गैगर मुल्लर काउंटर इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी रेडिएशन जो है किस इलाके में वो हो रही हैं, उसके लिए गैगर मिलर काउंटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के हवाले से और उनके यूजेज के हवाले से जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सवाल डिस्कस किए हैं। टेम्परेचर के लिए तो वेरी कॉमन है कि थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, बट थर्मोस्टेट क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द टेम्परेचर, के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज थर्मोस्टेट, इट्स नॉट द थर्मामीटर। बट थर्मामीटर क्या करता है, जस्ट टू मेयर द अमाउंट ऑफ हीट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अक्सर औकात स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में क्या फर्क है। तो जो हाइड्रोमीटर है बेसिकली ये याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। और जो हाइग्रोमीटर है बेसिकली क्या है, ये ह्यूमिडिटी इन एयर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये टिपिकल डिफरेंसेस हैं, आपने ये याद रखने हैं। साइंस के हवाले से वो एक ना एक सवाल लाजमी इन्हीं सवालात में से वो पूछता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट इज
कि हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश की थी? सर सैयद अहमद खान ने एस्टैब्लिश की थी, याद रखिएगा। और सर सैयद अहमद खान एक पॉलिटिकल, एक फिलासफर और एक एजुकेशनिस्ट भी थे। और ये 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में ये पैदा होते हैं, याद रखिएगा। और कब इनकी डेथ होती है? 27 मार्च 1898 में ये अलीगढ़ में इंतकाल कर जाते हैं। और फिर इनके हवाले से जो मोस्टली सवालात ये बनते हैं कि इनकी जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं उसके हवाले से ये सवाल बनते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जो एजुकेशनल सर्विसेज दी थी उस हवाले से मदरसा जो है, मदरसा मुरादाबाद कब कैम किया था? 1859 में ये कैम किया था, याद रखिएगा। और फिर इन्होंने MAO स्कूल बनाया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये 1875 में बनाया था। और यही जो स्कूल है, जो ओरिएंटल स्कूल है, ओरिएंटल से मुराद है कि लैंग्वेज स्कूल, जिसमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, ये स्कूल फिर बाद में बनता है कॉलेज में। तो कॉलेज का दर्जा इसको कब मिलता है, याद रखिएगा, वो 1877 में। और फिर यही कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाता है, जामिया बन जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 1920 में ये क्या बन जाता है? जामिया में तब्दील होता है, मिंटो से वो यूनिवर्सिटी में तब्दील होता है। अब साइंटिफिक सोसाइटी से भी अक्सर औक़ात ये सवाल बनता है कि साइंटिफिक सोसाइटी का बेसिक पर्पज ये था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टू ट्रांसलेट द इंग्लिश बुक्स इनटू उर्दू। याद रखिएगा, एक दफ़ा ये भी सवाल पूछा हुआ था कि साइंटिफिक सोसाइटी का बेसिक थीम क्या था, कि जो बुक्स थी, ट्रांसलेट इंग्लिश बुक्स इनटू उर्दू, जो इंग्लिश बुक्स थी उसकी ट्रांसलेशन किस में की जाए? उर्दू में की जाए। तो इसका बेसिक पर्पज ये था। तो सर सैयद अहमद खान का बेसिक थीम ये था, जिन्होंने मुसलमानों को कहा था कि भाई आओ साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ आओ, दुनियावी तालीम की तरफ आओ। एट द सेम टाइम जब मदरसा देवबंद वो रिवाइवल ऑफ जो है मजहबी तालीमात उनकी तरफ जा रहे थे, तो सर सैयद अहमद खान वो वाहिद यूँ समझ लो तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखने वाले थे, जिन्होंने कहा भाई साइंस की तरफ आओ, इंग्लिश की तरफ आओ। तो उस हवाले से उन्होंने मुसलमानों में एक आज़ादी का जज्बा पैदा किया, एक शऊर का जज्बा पैदा किया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अ किलोबाइट इज इक्वल टू। तो कंप्यूटर के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। बेसिकली जो किलोबाइट है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसके बाद है कि कैथे पैसिफिक इज एन एयरलाइन। ये बेसिकली एक एयरलाइन है, ठीक है। तो ये कहाँ पे वाक़ है? ये हांगकांग में है, याद रखिएगा। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, पहली जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हेल्ड होती है? वो लंदन में होती है और ये 1930 में होती है, याद रखिएगा। 1930 में होती है। और फिर इसी हवाले से अपने याद रखने जो खुतबा इलाहाबाद है मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने, वो भी 1930 में ही दिया था। अगला सवाल हमारे पास है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ विलिफाई का मतलब है कि अब्यूज करना। ये इंग्लिश के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। और इसका जो एंटोनिम है उसका मतलब क्या है? किसी की तारीफ करना, किसी की मदहसराई करना, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम है दैट इज टू प्रेज, उसका राइट जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि हना लेक इज सिचुएटेड नियर, ये कोयटा के करीब है। अगर प्रोविंस के हवाले से पूछा जाए सवाल तो प्रोविंस बलूचिस्तान में है, याद रखिएगा। तो वो कहाँ पे है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? बलूचिस्तान। ये कोयटा के साथ में एक जो है ये लेक, वो झील वाक़ है। उसके बाद है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ शिर्क इन इस्लाम। अच्छा, शिर्क का लफ्जी मतलब जो है, शिर्क का लफ्जी मतलब याद रखिएगा शरीक ठहराना। उसका लफ्जी मतलब क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? के शरीक ठहराना। अब वो शिर्क जो है वो बिज़ात हो सकता है, शिर्क बिसिफात भी हो सकता है। तो शिर्क के लफ्जी मानी जो है किसी को शरीक ठहराना के हैं। और इसका जो अपोजिट है इस्लाम में वो क्या है? तौहीद है। और तौहीद किससे निकला है? अहद से निकला है। अहद का मानी क्या होता है? वन, एक, यूनिटी। तो इसीलिए कुरान मजीद में है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो शिर्क के हवाले से उसका अपोजिट जो पूछा हुआ था वो अहद भी पूछ सकता है, वो तौहीद भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद है कि चूज द सरनेम ऑफ
इन वे का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, वो कंप्लेन होता है, कि किसी की कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना, किसी का गिला करना। तो ये इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवर ऑफ काबा, वो जो गिलाफ काबा है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, वो है किस्वा है, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नौज़बिल्लाह खाना काबा को गिराने के लिए किसका लश्कर आया था, वो अबरहा का लश्कर आया था, अबरहा का लश्कर आया था और ये हाथियों को लेकर आया था, हाथियों को लेकर आया था नौज़बिल्लाह कि मैंने खाना काबा को गिरा देना है, अल्लाह ताला का जो घर है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि द कवर ऑफ काबा, उसको क्या नाम दिया जाता है, किस्वा का नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि किलिमंजारो इज़ अ माउंटेन, ये माउंटेन कहाँ पे वाक़ है, ये बेसिकली तंजानिया में वाक़ है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम, जमजम के लफ्जी मानी क्या है, कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा जमजम यहीं से निकलेगा। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए जब वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे और बीबी हाजरा जाके पानी की तलाश के लिए चली गई थी, तो वापस आके देखा कि उनकी जो एड़ियों के निशान यहाँ पे हैं, वहाँ से पानी के चश्मे फूट रहे हैं और इतना पानी निकल रहा था कि बीबी हाजरा को कहना पड़ा कि जमजम रुक जा। तो जमजम के लफ्जी मानी क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, याद रखिएगा, टू स्टॉप, रोक देना। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी एक वो कहानी है। तो जमजम के लफ्जी मानी क्या है, टू स्टॉप, रुक जा। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इज इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट के नाम से है वो है सूरा अन-नमल, याद रखिएगा। अब कुरान मजीद में कई ऐसी सूरतें हैं कि जो मुख्तलिफ जो हैं एनिमल के नाम से हैं। सूरा बकरा किसके नाम से है, सूरा अल-बकरा, सूरह अल-बकरा, तो ये एक गाय का नाम है, काओ। उस हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि और इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस कुरान मजीद में कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जो मुख्तलिफ जानवरों या मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के नाम से हैं। तो अनकबूत, सूरह अनकबूत जिसे नाम देंगे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अनकबूत एक स्पाइडर के नाम से है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मकड़ी का नाम है, उसके हवाले से जो सूरत है वो सूरह अनकबूत है। और इसी तरह से सूरह अल बकरा, उसका मतलब क्या होता है कि काओ, गाय। और इसी तरह से सूरह नहल, शहद की मक्खी, सूरह नहल, सूरह अन-नहल वो बीस के नाम से है, शहद की मक्खी। और इसी तरह से अल-फील, सूरह अल-फील वो किसके नाम से है, वो एलिफेंट्स के नाम से है, याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो कुरान मजीद में ये मुख्तलिफ सूरतों के नाम जो हैं वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के नाम से आए हैं। और इसी तरह से कि जो सूरह है हमारे पास नमल है, उसका लफ्जी मानी क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, चींटी। ये भी पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है कि जो जिसमें चींटियों का जिक्र है, जैसे चींटी के नाम से है वो है सूरह नमल। और इसी तरह से कुरान मजीद की वो सूरत के जहाँ पे शहद की मक्खी 20 का हवाला है वो है सूरह नहल। और कुरान मजीद की वो सूरत के जो एक गाय के नाम से शुरू होती है, काओ, दैट इज सूरह बकरा। और सूरह अनकबूत कौन सी सूरत है, जिसमें मकड़ी, स्पाइडर का तस्करा है। और सूरह अल-फील वो किसका तस्करा उसमें शामिल है, उसमें एलिफेंट्स, हाथियों का तस्करा उसमें शामिल किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is who invented the World Wide Web WW with Robert Kelly, वो है टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, जिन्होंने WWW जो है वो क्या किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद है कि नेम द ट्री whose wood is used for making cricket bat, जो क्रिकेट बैट इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, वो बेद का दरख्त होता है, विल्लो ट्री, याद रखिएगा जी। विल्लो ट्री है जिसको उर्दू में बेद का दरख्त भी बोलते हैं। तो क्रिकेट में ये बैट इस्तेमाल किया जाता है, खसूसन जो ट्री है उसके हवाले से पूछा हुआ था कि किस जो दरख्त की लकड़ी है उससे क्रिकेट का बैट बनता है, वो कौन सी है, वो बेद का दरख्त है।
उसके बाद है कि द ब्रांड लीडर्स इन मोबाइल फोन्स नोकिया कनेक्टिंग पीपल, इसका स्लोगन था, याद रखिएगा, कनेक्टिंग पीपल। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बेसिकली फिनलैंड से नोकिया कंपनी का ताल्लुक था। तो ये नोकिया के हवाले से सवाल पूछा हुआ था कि द ब्रांड सेलिंग जो है सेलफोन जो मोबाइल फ़ोन की जो एजेंसी है उसका ताल्लुक किस कंट्री से था? उसका ताल्लुक फिनलैंड से था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम स्काई टू द अर्थ, उसको क्या नाम देंगे? मेटोराइट्स का हम नाम देंगे, जो बॉडीज नीचे आती हैं। उसके बाद है कि व्हेन अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जॉल्टेड केपीकेएफ, जो फार्मर एनडब्ल्यूएफपी था, एंड द कश्मीर किलिंग द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो कब आया खौफनाक ज़ल्ज़ला? वो 8 अक्टूबर 2005 को आया था। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी स्केल है जिससे ज़ल्ज़ले की शिद्दत का पता चलता है? दैट इज़ द रिक्टर स्केल। याद रखिएगा कि इसमें ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी थी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। वो खौफनाक ज़ल्ज़ला कब आया था? 8 अक्टूबर 2005 को आया था, केपीके जो फार्मर एनडब्ल्यूएफपी और उसके बाद कश्मीर के मुल्का इलाकों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंध-तास का मुआहदा है, सिंध-तास का मुआहदा है, ये बेसिकली वाज साइंड ड्यूरिंग द रिजिमा। ये किसका दौरे हुकूमत था? ये फील्ड मार्शल अयूब खान साहब पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू साहब, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और ये कब पेश किया जाता है? 1960 में। फिर ये सवाल बनता है कि जो सिंध-तास का मुआहदा है ये किसके ताउन के साथ, किसके इश्तराक के साथ ये पेश किया गया था? ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो सालसी का किरदार था या ओवरऑल जो एसोसिएशन थी वो वर्ल्ड बैंक साथ में था, याद रखिए जी। तो सिंध-तास का मुआहदा जो है वो 1960 में दिया जाता है। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कब पेश किया जाता है? 19 सितंबर को, याद रखिएगा जी। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो एक आबी मसला था उसको हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक भी साथ में था। और उस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल थे अयूब साहब और उनके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। कब ये साइन होता है ये याद रखिएगा, 19 सितंबर 1960 को ये पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये मुआहदा तय पाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU, इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, एंड द CU द कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा जी। कंट्रोल यूनिट ये किसके कंपोनेंट हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये CPU के कंपोनेंट्स हैं। CPU स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, याद रखिएगा जी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU स्टैंड करता है। और ये पूछा हुआ था कि ALU द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द CU द कंट्रोल यूनिट ये किसके कंपोनेंट हैं? ये बेसिकली CPU द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो बेसिकली ये ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था। उसके बाद एक डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, ये अल्फ्रेड नोबल ने बेसिकली ये इन्वेंट की थी। उसके बाद एक द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज दैट इज आयरन, और सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाए दैट इज एल्यूमिनियम, याद रखिएगा जी, दैट इज एल्यूमिनियम। और अगर एटमॉस्फेयर के हवाले से सवाल पूछा जाए याद रखिएगा जी कि एटमॉस्फेयर के हवाले से मैक्सिमम जो गैस है दैट इज नाइट्रोजन, याद रखिएगा जी। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%, 78% जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है? दैट इज नाइट्रोजन। उसके बाद फिर जो बारी आती है वो ऑक्सीजन की बारी आती है। तो ये सवाल भी अपने ज़हन नशीन करना है। इन द एटमॉस्फेयर द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज द मैक्सिमम एंड हाउ मच परसेंटेज इट इज अबाउट 78%। उसमें जो है वो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स, उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? वो 7 मेंबर थे।
पाकिस्तान की जो पहले कैबिनेट थी उसमें जो मेंबर्स की तादाद कितनी है, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटिव मेंबर्स, वो 7 थी, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्पीकर्स आर, बेसिकली स्पीकर जो है ये एक आउटपुट जो है वो डिवाइस होती है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, याद रखिएगा। हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसके ऊपर जो काम होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो स्पीकर्स हैं बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के हवाले से, ही वुड इंजॉय दिस इफ ही, खाली जगह वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज प्रेजेंट है। अब बेसिकली ये हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हमारे पास एक सेंटेंस है कि इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट, लैंड गेट्स वेट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें जो कंडीशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, ये हमारे पास ये बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस और इधर भी प्रेजेंट टेंस, अगर दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो जाए तो उस टाइप ऑफ सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस को हम नाम देते हैं दैट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये कौन सा है, दैट इज द जीरो कंडीशनल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद इफ ही वर्क्स ही वुड पास, इफ ही वर्क्स ही विल पास। अब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, मीन टू से कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस नाम देते हैं। सो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये रिस्पेक्टेड स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशनल है। और सेकंड कंडीशनल से आपने याद रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे यहां पे बताया गया था, याद रखिएगा जी। तो ये वुड क्या है, विल और शैल की सेकंड फॉर्म है, और वाज भी क्या है, इज की सेकंड फॉर्म है। तो इसे हम नाम देंगे, ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो थर्ड कंडीशनल होती है उसमें क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इफ ही हैड कम, if he had come I would have helped him, I would have helped him, I would have helped him। अब ये रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स क्या है, ये थर्ड कंडीशनल है, याद रखिएगा जी। अब थर्ड कंडीशनल कैसे है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो इस तरह से है कि थर्ड मींस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन टू से पास्ट से पास्ट परफेक्ट। तो अगर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है, द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसको हम क्या करेंगे, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ इस्तेमाल किया वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। बट द ट्रिक इज दैट कि इंग्लिश के हवाले से याद रखिएगा, मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर बात आ जाए कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो फिर इफ वाले हिस्से में, मतलब सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, जिसमें इफ है, जिसमें बिफोर है, जिसमें व्हेन है, वहाँ फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो यूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से भी समझ आ जाएगा। और अगर फर्दर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास और भी सवाल आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो वो चार्ल्स कॉर्नवेलिस है, याद रखिएगा जी। हु वाज अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑन मार्च 2013, तो मीर हजार खान खोसो साहब हैं, जिनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो ये सवाल पूछा हुआ था पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर नरेशंस ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैक्सिमम उनसे अहादीस मरवी हैं, वो कितने हैं, वो 22। 10 इस्लामियात के हवाले से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है, याद रखिएगा 1945 में बनती है। इसका बाकायदा क़याम अमल में लाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून को इसका चार्टर साइन होता है। बट जो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कब होती है, वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। उसके बाद ड्यूरिंग द एरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एरियाज बिहार, उड़ीसा
एंड आसाम, ये किस में शामिल किए गए थे? इनको बंगाल में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होती है? 1905 को होती है, याद रखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो कब होती है? 1905 में होती है। ये भी मोस्टली जो है आस्क क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड, वो कहाँ है? वो ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा जी। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? वो है सिकंदर मिर्जा साहब। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन से हैं? वो क्यारे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब हैं, याद रखिएगा। और अगला सवाल हमारे पास है, इन 1937 इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू, ये 1935 का जो एक्ट था उसके मुताबिक 1937 में जो है बरसगीर पाक व हिंद में इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। और सवाल ये पूछा हुआ था किस एक्ट के तहत? 1935 एक्ट जो था उसके तहत ये इंतखाबात हुए थे। अगला सवाल हमारे पास है कि विच प्रॉफिट इज डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह? खलीलुल्लाह जो है वो किसका लकब है? इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये लकब है। इसी तरह से कलीमुल्लाह, ये किसका लकब है? तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकब है, याद रखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और इसी तरह से ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लकब है जो अल्लाह ताला के रास्ते में ज़बह हुए थे। और इब्राहिम खलीलुल्लाह और मूसा कलीमुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे कोह तूर के ऊपर, तो उसी हवाले से इनका जो लकब है वो मूसा कलीमुल्लाह ही है। और हज़रत अबू बकर का लकब क्या है? वो सिद्दीक लकब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लकब क्या है? वो फारूक लकब है, मतलब फ़र्क करने वाला। तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। टू एंड इन स्मोक, मतलब कि नॉनदलेस, कुछ भी बाकी ना रहना, मतलब क्या है? टू कम टू नथिंग, कुछ भी ना होना, हासिल कुछ भी ना होना। टू एंड इन स्मोक इट मीन्स के तमाम तरह एफर्ट क्या है वो नॉनदलेस हैं, कुछ भी नहीं है। टू कम इन टू नथिंग। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड हु स्पीक्स फ्रेंच। तो ये हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हु क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगर इसकी बजाय अगर मैं ये लिख दूं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ही सेड कामा कामा शुरू, डू यू कॉल मी, तो ये जो सेंटेंस मेरे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट इंटरोगेटिव है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। तो ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो जो सवालिया लफ्ज से शुरू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हमने दोनों में क्या करना है? सेड की जगह आस्क्ड लगाना है। तो ही आस्क्ड। अब कामास खत्म करने के लिए अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हमने इफ लगाना है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है तो हमने हु का हु, वही का वही लफ्ज इस्तेमाल करना है। और उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट है, उसको चेंज करेंगे, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। हु स्पोक फ्रेंच, तो ये सवाल पूछा हुआ था। जो नरेशन के हवाले से रूल ये होता है, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको सिंपल करके चेंज करना होता है। जैसे मैं इस सेंटेंस को आपके सामने चेंज किए देता हूं, ही सेड डू यू कॉल मी, तो मेरे पास ये सेंटेंस बनेगा बेटा। ही सेड, तो मैंने ही आस्क्ड करना है। कामास खत्म करने के लिए मैंने इफ लगाना है, वेदर भी मैं लगा सकता हूं क्योंकि फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इफ मैंने लगा दिया। अब रूल ये है इंग्लिश में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमने सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। अब क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस? प्रेजेंट डेफिनेट का है, यू कॉल मी। अब यू हमारे पास क्या है? दैट सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कोशिश करें फर्स्ट पर्सन में लेके जाएं, या आप सपोज कर लिया करो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इट मीन्स टू मी होगा। सो डेफिनेटली ही सेड टू मी है, तो यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। मैंने सपोज किया कि मी लगा हुआ है, यहां अगर यू की सब्जेक्टिव कंडीशन है, मुझे मी का सब्जेक्टिव कंडीशन आई लेके आना पड़ेगा। सो दैट्स इट, मैंने आई कर लिया। अब ये सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैंने जब चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में चेंज करना है,
सो आई कॉल, फर्स्ट फॉर्म है आई कॉल्ड। अब मी वंस अगेन आई से निकला हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ही है। यहां पे मी का ऑब्जेक्टिव केस है तो मुझे इसका भी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लेके आना पड़ेगा। सो दीज आर बेसिकली द इंग्लिश रूल्स कि जब आप एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हो तो उसका रूल्स इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वो ये होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस बाय बाइक होता है, याद रखिएगा जी। अच्छा, ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हवाले से बाय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हवाले से सवाल पूछा जाए तो आपने फिर बाय नहीं लगाना, फिर इन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल वी ट्रेवल्ड इन आवर कजन्स कार। अब ये स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, कजन्स कार। अब कार कौन सी है, कजन की कार है। जब स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये रूल आपने याद रखना है। अगर ओवरऑल बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो वी विल यूज बाय, बट जब स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो हम इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल दी है दैट्स के वी ट्रेवल्ड इन आवर कजन्स कार, तो याद रखिएगा फिर हम इन लगाएंगे। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमल डैम कहाँ पे है, ये फाटा में है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो कौन से हैं, रजा बाकिर साहब। ये उस वक्त की बात है। अब जो है वो जमील जमशेद साहब है, अगर सवाल पूछा जाए हाउ मैनी साइड्स वुड हैव हेक्सागन। अब हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6, याद रखिएगा। हेक्सा मीन द 6, ऐसी मतलब के शक्ल जिसके 6 साइड्स हों, जैसा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। बेसिकली ये एक बेंजीन रिंग भी है। सो यहाँ पे 6 यहाँ पे इसके साइड्स हैं, सो दिस इज हेक्सागन। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा रिस्पेक्टेड कंसेप्ट लेना है कि मानो का मतलब होता है बेटा 1, याद रखिएगा जी। और डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स दैट इज 2, ट्राई मीन्स 3। सो 1 2 3। और टेट्रा किसे कहते हैं, 4, जस्ट याद रखिएगा जी। टेट्रा मीन्स 4। और पेंटा किसे कहते हैं, 5। द पेंटागन हम इस्तेमाल करते हैं जी। पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन द 6, हेप्टा मीन द 7, ऑक्टा मीन्स 8, नैनो मीन्स 9, डेका मीन्स 10 आपने याद रखना है। तो ये डिफरेंट शेप्स के हवाले से था कि मोनो मीन 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9 और डेका 10। तो ये डिफरेंट शेप्स के हवाले से सवाल पूछा हुआ था कि हाउ मेनी साइड्स वुड हैव हेक्सागन, तो कितनी उसकी साइड्स होती हैं, वो 6 साइड्स होती हैं। मैथ के हवाले से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन वो 10th जो दिसंबर है वो उस जो सेलिब्रेट किया जाता है। द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी वो कौन सी है, वो फीमर बोन है, याद रखिएगा। ये जो थाई रीजन की बोन होती है, ठीक है, जो उस बोन को नाम देते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, वो कौन सी फीमर है। और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, वो स्टेपस है, याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट बोन वो कौन सी है, वो स्टेपस, याद रखिएगा जी। और ये कहां पर मौजूद होती है, ये एयर के अंदर। और फिर ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि एयर के तो 3 हिस्से हैं, ये एक्सटर्नल एयर जिसको हम पिन्ना नाम देते हैं, उसके बाद मिडल एयर, उसके बाद इनर एयर। तो ये स्टेपस जो है बेसिकली मिडल एयर में पाई जाती है, याद रखिएगा। सो स्टेपस एयर का पार्ट है, बट कौन से पार्ट का, दैट इज द मिडल एयर, याद रखिएगा। वो कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल आपको कंसेप्चुअल दे सकता है। स्टेपस क्या है, शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है, और कहां पे वाक़ है, हमारे एयर के अंदर। और कौन सा पार्ट ऑफ एयर है, दैट इज द मिडल एयर, इट्स नॉट द आउटर एयर, ठीक है। ये मिडल एयर में जो है मौजूद है। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, चौधरी मोहम्मद अली साहब की ये लिखी हुई किताब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है मल्टीप्लाई 9.5 बाय 6। अब इसका देखिए सिंपल रूल है, मेरे पास 9.5 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 6। अब सबसे पहले मैं इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मैं क्या कर लूंगा, ओवर 10 कर लूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, 5 पे डिवाइड कर लूंगा इसको। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 2s are 10, 5 1s are 1, 4 बचेगा, 45।
तो 9 आ जाएगा मेरे पास 19। 2 1 1, 2 3 6, 19 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो कितना आंसर बनता है मेरे पास 57 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद मेरे पास सवाल है सिंप्लीफाई द इक्वेशन 5 + 2 × 6 / 3 एंड देन इनटू 2। तो एक रूल हमेशा आपने याद रखना है, दैट इज डिमॉस रूल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मैथ के अंदर इस तरह का अगर आ जाए, सो ये क्या है, पहले हम क्या करते हैं बेटा, डिवीजन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आ जाए ब्रैकेट्स में आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट्स का अमल किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ में हम देखते हैं उसी रूल को, यानी डिमॉस का रूल भी देखते हैं, बट पहले ब्रैकेट का रूल। तो पहले मैं क्या करूंगा, 5 + 2 × 6 / 3। तो पहले मैं इस अमल को करूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। 5 + 2 × 6 / तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स का अमल होता है। 3 × 2 6, ये मेरे पास एक स्टेप आ गया। अब मैं आ रहा हूं किसकी तरफ, डिमॉस की तरफ। डिमॉस में क्या है, सबसे पहले डिवीजन है, तो मुझे डिवीजन करनी पड़ेगी। अब मैं ये अमल करता हूं डिवीजन वाला, ठीक है। इट मींस 5 + 2 × अब मेरे पास क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 6/6 क्या है, दैट इज 1 है हमारे पास, याद रखिएगा जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे पास मल्टीप्लाई भी हो गया, मैंने फिर ज़र्ब दे देनी है। ज़र्ब क्या आएगा मेरे पास, वो क्या है, 5 + 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 5 + 2 अब क्या आ रहा है, यानी एडिशन का मतलब। सो 5 + 2 कितना है, 7। तो मेरे पास क्या है, ये 7 उसका सही जवाब है। तो आपने ये थोड़ा सा फार्मूला कंसेप्चुअल याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स आएगा, उसके बाद जो है अपने डिमॉस का रूल फॉलो करना है। अगला भी हमारे पास सवाल है मैथ का, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ही आसान है। वो कौन सा है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दैट इज कि कंप्लीट द सीरीज 11 15 24। अब ये 40 इसका जवाब है, लेकिन ये कैसे आया है। अब थोड़ा सा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आपने जो है मैथ की जो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, आपने उसकी टेक्निकलिटीज को देखना होता है। 11 और 15 इसके दरमियान डिफरेंस है 4 का। अब 4 का डिफरेंस क्या है, 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये बनेगा 4। तो ये 4 का फर्क क्या आ गया, 11 + 4 15 हो गया। अब उसके बाद 2 के स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर की बात करूंगा, 15 और 24 के दरमियान ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब 15 और 24 के दरमियान 9 का फर्क है, 24 आ गया। अब 3 का स्क्वायर आ गया, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा डेफिनेटली। अब मुझे यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 24 में 16 जमा करो, 40 उसका सही जवाब बनता है। तो ये उसकी एग्जैक्ट जो है वो सिमेट्री है, ओरिएंटेशन है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे वो ख्याल करना है कि आया कभी वो जो पैटर्न दे रहा होता है वो ऑड, इवन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसी तरह से स्क्वायर, तो यहाँ पे उसने 2 3 4 ये स्क्वायर पैटर्न में ये दिया था। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है, वो 40 है, जैसा मैंने आपको बेटा बता भी दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के किल्लत का मुतजाद क्या होता है। किल्लत मीन कमी, तो ये क्या होता है, कसरत होता है। उसके बाद क्या है कि सरवाद यसीना किसका मजमुआ कलाम है। तो ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का मजमुआ कलाम है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग उनके शोरा आफाक, ये जो है कलमात हैं। उसके बाद है कि अगला जो सवाल वो भी उर्दू के हवाले से पूछा गया है, दैट इज़ कि औस पढ़ना का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि मायूसी की हालत में होना, मतलब है कि नाउमीद होना। तो औस पड़ गया है, धीमा पड़ जाना, मतलब क्या है, मायूसी की हालत में होना। उसके बाद है कि हमारे पास हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है, ये भी फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई नज़म है। ईंट, दरख्त, दीवार, चट्टान, पहाड़ वगैरह अल्फाज का जो कवायद की रूह से क्या है, कवायद की रूह से ये इस्म जामिद हैं। अब इस जामिद क्या होता है, जो खुद भी किसी से ना बना हो और इससे दूसरे लफ्ज़ भी ना बनाया जा सकते हो, याद रखिएगा जी। तो उसे हम क्या नाम देंगे, इस्म जामिद नाम देंगे, जो खुद भी किसी से नहीं बने हुए और ना ही उससे दूसरे लफ्ज़ बनाए जा सकते हो, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास है अगला सवाल है, दैट इज़ कि एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर कि मंजिल की जानिब मैं अकेला ही चला था, लेकिन फिर क्या हुआ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है, याद रखिएगा। ये जो शेर है बेहतरीन और शोरा आफाक शेर अक्सर बात इस्तेमाल करते हैं, ये मजरूह सुल्तानपुरी साहब का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर और लोग साथ आते गए और कारवां
बनता गया।